और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जब मैं नवरात्र के दौरान आया था तब आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। कानून की मर्यादाएं थी और डिसिप्लिन में रहना मेरा स्वभाव और संस्कार है। लेकिन उस दिन आपके दर्शन करने का मुझे जरूर सौभाग्य मिला था और अब भारी संख्या में रात देर हो गई थी, उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मुझे लग रहा था कि मैं बिना बात किए इतनी बड़ी तादाद में आए आपको नाराज करके जा रहा हूं। पता नहीं आपका गुस्सा कितना निकलेगा, लेकिन ये आपके संस्कार है, ये आपके मन का बड़प्पन है, ये आपकी ऊंचाई है कि आपने उस परिस्थिति को स्वीकार किया और मुझे आशीर्वाद दे करके आपने यहां से विदाई दी। वो दृश्य मेरे जीवन में एक संस्कार देने वाला महत्वपूर्ण दिवस रहा था और वो आप सबके उदार व्यवहार के कारण। वरना सार्वजनिक जीवन में तो पल दो पल में जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाता है और आज मैं देख रहा हूं आपने उस प्यार को अनेक गुना बढ़ा करके इतनी गर्मी में आप आशीर्वाद बरसाने के लिए आए हैं। मैं राजस्थान की धरा को, यहां के संस्कारी भाई बहनों को और आबू के विशेष करके मेरे भाई बहनों को मैं आज शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज 10 मई है। आज के ही दिन 10 मई को 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी, जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आज के दिन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली थी। इसलिए आज के दिन वीर भूमि राजस्थान आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम के जो वीर नायक थे, कई वीर नायक उस समय राणा प्रताप की इस पवित्र धरती पर आकर के अपनी योजनाएं बनाते थे। राजस्थान की माताओं और उनके वीर संतानों ने मां भारती के मस्तक को हमेशा गर्व से ऊंचा रखा है। मैं आजादी के लिए समर्पित पूरे देश के हर वीर वीरांगना को इस वीर धरा से
आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कल ही देश ने महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती भी मनाई है। पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन किया है। साथियों, आप लोगों को संभवतः पता हो, उस समय जो महाराणा प्रताप के साथी थे, सहयोगी थे, वो युद्ध भूमि में महाराणा के साथ अपना भी योगदान दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने करवट बदली, स्थितियां बदली, लेकिन स्वाभिमानी लोग मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और इसलिए उस समय के राणा प्रताप के जो साथी थे, उसमें जो आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप को साथ दिया था, उन्होंने अपने प्राण प्रिय धर्म के लिए, अपने प्राण प्रिय महाराणा के लिए या तो मौत चाहिए या तो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य चाहिए, ऐसा कह करके फिर से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के गुजरात के यहां से सटे हुए इलाके के लोग हो, राजस्थान के हमारी इस आदिवासी धरा के लोग हो, वे लोग यहां से चल दिए थे और निकल करके कुछ लोग महाराष्ट्र गए, कुछ लोग कर्नाटका गए। और उसमें कर्नाटका में आज भी वो गौरव से जीते हैं। उस समाज को वहां के लोग हक्की पिक्की समाज के नाम से जानता है और वो जड़ी बूटियों का काम करते हैं और कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं। आज भी राणा प्रताप का गौरव गान करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे साथी अब अपने काम के लिए जंगलों से जड़ी बूटियां लेकर के सूडान और अफ्रीका के देशों में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ऐसे ही हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। बीजेपी की हमारी सरकार इन भाइयों बहनों को सूडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी राजनीति को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा महाद्वीप, दूसरा देश, चारों तरफ गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, बम फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई चल रही है और यहां कांग्रेस शोर मचा रही थी इन समाजों के लिए। और उसका परिणाम ये आया कि यहां की चिल्लाहट का पता वहां चलने लगा। अच्छा भाई, कुछ लोग यहां पर है, चलो ढूंढो। अब ये लोग मौत के साए में जीते थे, चुपचाप बाहर लाना था, लेकिन ऐसी कांग्रेस वालों ने गलतियां करके उनका चेहरा जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, और अगर एक आध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था
ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है। संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। साथियों, मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं। साथियों, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी मदद की। साथियों, कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। साथियों, कांग्रेस सरकार के इस रवैये की राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों को
सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। राजस्थान में महिलाओं से जुड़े अपराध चरम पर है। यहां तक कि उन्हें तीज त्योहार भी शंका आशंका के बीच मनाने पड़ते हैं। भाइयों और बहनों, 2 दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। 2 दिन बाद जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करके आतंकियों ने हमसे अनेकों स्वजन छीन लिए। आज भी उनके परिवार इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जिस प्रकार की राजनीति की है, उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव, असुविधा और अवसरहीनता। सिरोही जिला हो, जैसलमेर हो, करौली हो, बारां हो, इन जिलों में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ दिया था, जबकि जिलों में ज्यादातर आदिवासी समाज भी था। आपने बीजेपी को अवसर दिया तो हमने इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाई, इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते काम शुरू किया। आज सुबह ही मैंने नाथद्वारा में, अभी हमारे अध्यक्ष जी इसका वर्णन कर रहे थे, आज नाथद्वारा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसका भी सबसे अधिक लाभ राजस्थान के आकांक्षी जिलों को होगा। उदयपुर और शामलाजी 6 लेन हाईवे से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। बिलाड़ा जोधपुर सेक्शन बनने से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। साथियों, तारंगा हिल, आबू रोड रेल लाइन की डिमांड अंग्रेजों के समय से चल रही थी।
इसे भी अब बीजेपी सरकार ही पूरा कर रही है। मावली मेवाड़ को ब्रॉडगेज से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से हो रही थी। ये काम भी बीजेपी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में आज का नया भारत नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में हम भारतीयों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन इसके साथ ही अतीत में कांग्रेस सरकारों से जो गलतियां हुई, हमें उससे भी सबक लेना है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। कोई कहेगा 2G घोटाला, कोई कहेगा कोयला घोटाला, कोई कहेगा बोफोर्स घोटाला, कोई कहेगा हेलीकॉप्टर घोटाला, कोई कहेगा यूरिया घोटाला। सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फ्रॉड, एक और जबरदस्त धोखा जनता के भावनाओं पर